ठीक है, तो वाइल लूप्स के बारे में मैंने आपको पहले लिखा रखा है कि होते क्या है आपके सिंपल वाइल, उसके बाद यहाँ आता है कंडीशन और इसके बाद आता है आपका बॉडी स्टेटमेंट। सिंगल भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर लूप में हमने देखा था कि एक ही लाइन में आपके क्या होते थे, इनिशियल कंडीशन भी होती थी, इनिशियल भी होता था, कंडीशन भी होती थी और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता था। इस वाले लूप में कहीं भी ना इनिशियल है, ना कंडीशन, ना आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, ठीक है। सिर्फ क्या है, कंडीशन है, जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो लूप की बॉडी के अंदर जाएगा। तो इसमें इनिशियल वैल्यू जिसे हम स्टार्ट भी बोल सकते हैं और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जिसे हम बोल सकते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे, क्योंकि इंक्रीमेंट होगा तो क्या होगा, आगे बढ़ेगा, प्लस प्लस होगा तो आगे बढ़ेगा और माइनस माइनस होगा तो पीछे आएगा। तो इसमें स्टार्ट कहाँ से होगा और किस डायरेक्शन में जाएगा वो हमें खुद से उसका ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा फॉर लूप है वैसे ही ये लूप है, ठीक है। तो इसमें जो वाइल लूप है इसमें सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो हमने फॉर लूप में किए हैं। प्राइम नंबर की सीरीज, फैक्टोरियल, पैटर्न प्रिंटिंग सब हो सकता है, ठीक है, क्योंकि चीज़ तो एक ही है ना, लूप है, यानी किसी चीज़ को गोल गोल घुमाना है। तो साइकिल का टायर भी घूम रहा है, कार का टायर भी घूम रहा है, बाइक का टायर भी घूम ही रहा है, काम सबका एक ही है ना, लेकिन साइज में फ़र्क है और वर्किंग में फ़र्क है, ठीक है। तो वैसे लूप भी सेम होते हैं। तो इसमें वाइल लूप में जो क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो आते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन आते हैं एक ही लॉजिक में, और वो लॉजिक आप अभी आप समझ जाओगे, चारों क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो इसमें 4 क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से आते हैं। पहला आता है सम ऑफ डिजिट, यानी मैंने 1 2 3 लिखा है, 1 2 3 लिखा है, तो ये इस तरीके से सम हो जाना चाहिए। कितना होगा। दूसरा आता है रिवर्स, रिवर्स मतलब या 1 to 1 तो पता ही नहीं चलेगा, 1 to 3 है तो क्या हो जाना चाहिए। अच्छा, अगर हमने नंबर को रिवर्स कर दिया और उसको उसी नंबर से मिलाया और मिल गया तो उसे क्या बोलते हैं। किसी नाम को, किसी भी चीज़ को उल्टा करो और वो वही चीज़ बन जाए दोबारा से, उससे क्या बोलते हैं कंप्यूटर भाषा में, पैलिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं। जैसे इसे उल्टा करो तो क्या बनेगा, ठीक है, इसे उल्टा करो, ले हो गया, ऐसे करके काफ़ी चीज़ें, ठीक है। तो हमने सीख लिया कि नंबर को रिवर्स कैसे करते हैं। तो हम चेक कर लेंगे क्या जो है नंबर को रिवर्स किया वो ओरिजिनल नंबर के बराबर है, अगर है तो वो क्या है, पैलिंड्रोम है, ठीक है। और चौथा आता है आर्मस्ट्रॉन्ग, चौथा पहले आगे। आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होते हैं कि मैं जो है ये नंबर है इनका क्या करता हूँ, क्यूब करता हूँ, यानी नंबर का रेज़ टू पावर 3 कर देता हूँ और फिर इनको जोड़ देता हूँ। तो इसको जो 1 का कितना होगा, 5 की पावर 3 कितनी होगी, 125। इनको जोड़ लो आपस में, कितना आ रहा है, 160। जोड़ लो 125, 27 और 1, तो 5 5 10, 27 है ना। तो 7 3 10, 2 12, 3 13, 4 1 5, तो वही नंबर आ गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ गिने चुने नंबर है, ऐसे नहीं सारे नंबर है। जैसे 1 हो गया, 1 का क्यूब करो तो 1 ही आता है। 153, 154, 157, ऐसे 2-3 है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर जो आते हैं। अब ये चारों नंबर है, क्वेश्चन तो है सारे अलग अलग, लेकिन इनका जो लॉजिक है वो सेम है, एक ही लॉजिक में काम करते हैं, ठीक है। और लॉजिक क्या है कि नंबर को तोड़ना, किसी भी नंबर को हम अलग अलग हिस्सों में कैसे तोड़ सकते हैं, क्योंकि बिना तोड़े मैं किसी नंबर को जोड़ सकता हूँ क्या। मेरे पास नंबर है 132, तो मैं इसको बिना स्प्लिट करे जोड़ सकता हूँ, नहीं जोड़ सकता हूँ। रिवर्स करना है तो
वो भी कैसे होगा, नंबर को तोड़ के ही होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे 2 को यहाँ लाना है, 3 को यहीं रख देना है और 1 को यहाँ लेके आना है, तब भी रिवर्स होगा जब वो अलग अलग टुकड़ों में टूटेगा। पैलिंड्रोम तो वही है, रिवर्स अगर कर दिया तो पैलिंड्रोम भी हो जाएगा। और आर्मस्ट्रांग में क्या है कि इनका क्यूब करना है, तो उसके लिए भी पहले नंबर तोड़ने पड़ेंगे तभी क्यूब होगा। तो एक ही लॉजिक में चारों क्वेश्चन बनते हैं और इस चारों क्वेश्चन में से एक ना एक पक्का आता है, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर शेयर कर दूंगा, तो उसमें आप देखेंगे ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुके हैं। व्हाइल लूप में ये क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। आइदर सम ऑफ डिजिट, रिवर्स, पैलिंड्रोम और आर्मस्ट्रांग, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लो। राइट अ प्रोग्राम, क्वेश्चन लिख लो। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ डिजिट एंटर बाय यूजर, एंटर बाय यूजर। एग्जाम्पल भी दिया रहेगा आपको कि सम ऑफ डिजिट का मतलब क्या है। जैसे 167 है तो वह एग्जाम्पल में दिया होगा 1 + 6 + 7, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 40। इस तरीके से एग्जाम्पल भी दिया रहता है। ऐसा नहीं कि सम ऑफ डिजिट बच्चे को समझ में नहीं आया तो क्या लिखेंगे, ठीक है। तो करते कैसे हैं इसको देखते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई खतरनाक लॉजिक है भयंकर कि नासा के वैज्ञानिक सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। तो कैसे होगा, सबसे पहले तो वही आएगा घिसा पीटा। क्या आएगा, हेडर फाइल, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। इंक्लूड, फिर हमारा वाइड मेन, इसके बिना भी काम नहीं चलेगा। अच्छा, अब हमें क्या क्या चाहिए, एक तो नंबर चाहिए जो यूज़र डाल रहा है, ठीक है। एक चाहिए रिमाइंडर और एक चाहिए सम, जो शुरू में क्या होगा 0 होगा। एक तो नंबर चाहिए जो यूज़र ने डाला, यूज़र डालेगा तो उसे कहीं ना कहीं रखना भी तो पड़ेगा। एक रिमाइंडर चाहिए, रिमाइंडर का काम आगे समझते हैं। और सम चाहिए, सम को 0 क्यों किया, टू अवॉइड गार्बेज कलेक्शन। तो एक मैसेज दे देते हैं यूज़र के लिए, एंटर एनी नंबर। हम लोग खुला चैलेंज देते हैं कि कोई भी नंबर डाल दो, हम लोग सम ऑफ डिजिट करके बता देंगे। स्कैन एफ, ऊपर क्या है इंटीजर है तो क्या आएगा यहाँ पे %d, और कहाँ चले जाए n के अंदर चले जाए, उसके मेमोरी एड्रेस में चले जाए, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास नंबर आ गया है, स्कैन एफ, SCANF, स्कैन एफ, ठीक है। नंबर आ गया हमारे पास, तो हमने एक लूप चलाना है। और कब तक चलाना है, जब तक n की वैल्यू बढ़ी रहे किससे, 0 से। n की वैल्यू बढ़ी रहे किससे, 0 से। जब तक भी 0 से बढ़ा रहे लूप चलता रहे। अच्छा, n की वैल्यू स्मॉलर मत कर देना लूप से 0 से, क्योंकि स्मॉलर तो होगा ही नहीं वो पहली बार में ही, क्योंकि n तो नंबर 0 से बड़ा ही डालेगा ना यूज़र। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, किसी भी नंबर को तोड़ना है। अच्छा, किसी भी नंबर को तोड़ने का अच्छा तरीका बताओ क्या है। क्या करो, उसको 10 से डिवाइड कर दो। किसी भी नंबर को तोड़ना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, 10 से उसको डिवाइड कर दो। तो 10 12 जा, तो मेरे पास रिमाइंडर आ गया 3, तो एक नंबर निकल गया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, r = n मॉडुलस 10, ठीक है। क्लियर है ना इन दोनों में डिफरेंस। ये क्या देगा रिमाइंडर और ये क्या देगा क्वेश्चन। तो मुझे 12 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए 3। अच्छा, ये 12 भी चाहिए मुझे, कहाँ चाहिए, आगे चाहिए। तो पहले तो मैं क्या करूँगा, 3 मेरे पास आ गया तो मैं 3 को सम में ऐड कर लूँगा। 3 थोड़ी ऐड करेंगे, r ऐड करेंगे,
सम मेरे पास 0 था, एक नंबर मेरे पास आ गया है तो मैंने उसको सम में जोड़ दिया, 3 जुड़ गया। अब ये 3 को मुझे इससे हटाना है, तो हटाने का तरीका क्या है कि मैं बोलूँगा n = n डिवाइडेड बाई 10। तो मेरे पास क्या आएगा, 123 को मैं अगर 10 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 12.3। लेकिन क्योंकि यहाँ क्या लिखा है तो क्या बचेगा मेरे पास, क्लियर है? या ये भी छोड़ो तो ये देखो क्या आ रहा है, ठीक है, ये तो लॉजिकल थिंग है कि 12.3 12 हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारे के पास क्वेश्चन क्या बच रहा है, ठीक, इससे आगे मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता। ऐसा तो नहीं मैं डॉट लगा के 30 करके फिर, तो वो होगा ही नहीं क्योंकि इंटीजर है। तो मेरे पास नंबर क्या बच गया, अब 12 बच गया। तो n की नई वैल्यू कितनी हो गई, अब 12 हो गई। देखो n के ऊपर डाल दिया मैंने, वो उस नंबर को डिवाइड करके मैंने क्या किया, वापस n में स्टोर कर दिया। तो n की जो पुरानी वैल्यू थी वो गई, अब हमारे पास नई वैल्यू आ गई। और ये लूप कब तक चलेगा, जब तक कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर या 0 से कम नहीं हो जाती, ठीक है। तो मैं इजिकल टू भी ले लेता हूँ 0, ठीक है। इसके बाद हमने कुछ नहीं करना, सब मेरा इसने कैलकुलेट कर लिया होगा, अभी ड्राई रन करेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा सम जब तक ये लूप चलेगा तब तक मेरा सम कैलकुलेट हो जाएगा। बाहर आके मैंने कुछ नहीं करना, मैंने लिखना है प्रिंट एफ सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी, और ये परसेंटेज ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, एस से रिप्लेस हो जाएगा। सम किसके अंदर है, एस के अंदर है, तो सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी, ये परसेंटेज डी इससे रिप्लेस हो जाएगा, और आप अपना वाइड मेन बंद कर दोगे, प्रोग्राम खत्म, ठीक है। पूरा प्रोग्राम 2 लाइन का है। सर यहाँ पे एस प्लस आर क्यों हुआ? सम की पुरानी वैल्यू प्लस नई वैल्यू, देखो आर कर सकते हैं, ऐसे लिखना पड़ेगा ना कैपिटल एस स्मॉल एस। आर जो है वो पहले 3 आएगा, 3 to 1 था ना, 1 to 3 था। 1 to 3 दूसरी बार लूप चलेगा तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, और तीसरी बार लूप चलेगा तो आर की वैल्यू 1 आएगी। अब मुझे इन सबको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको किस में स्टोर कर रहा हूँ, एस में स्टोर कर रहा हूँ। तो एस इज इक्वल टू एस की पुरानी वैल्यू प्लस एस की नई वैल्यू प्लस एस की आर की वैल्यू, यानी पुरानी वैल्यू क्या है, एस की 3 है, अब उसमें आर जुड़ना है 2, तो आर भी जुड़ा, फिर दोबारा ये जुड़ा। अभी ड्राई रन करेंगे समझ में आ जाएगा। मतलब जैसे ये तो अभी इसमें लिखने के लिए है यहाँ पे, हाँ, लेकिन जब हम आगे करेंगे तो इसमें आर जुड़ेगा, इसमें सिर्फ ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही एस इज इक्वल टू एस प्लस आर, यानी सम की जो पुरानी वैल्यू है वो भी जुड़ेगी और जो नई वैल्यू आएगी वो भी जुड़ेगी, ठीक है। और इसको शुरू में 0 करना जरूरी है, 0 नहीं करेंगे तो क्या होगा, गार्बेज वैल्यू उठाएगा वो, ठीक है। पहले इसको उतार लो, फिर इसका मैं ड्राई रन करता हूँ। ड्राई रन करेंगे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, एक बार क्लियर हो गया तो सारे क्वेश्चन कर लोगे आप। 4 क्वेश्चन बनते हैं इसमें, चारों कर लोगे। उतार लिया, ठीक है। अभी प्रोग्राम बनाएंगे कंप्यूटर में तब देख लेना इसको, ठीक है। अब आते हैं ड्राई रन में, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो ड्राई रन, ठीक है। चलो देखते हैं, प्रोग्राम ये है, एन में मान के चल रहा हूँ, ये डाला यूजर, ठीक है। 4 डिजिट कर लेना चाहो 4 डिजिट का ले लो, कोई मर्जी कुछ भी ले लो, ठीक है। अच्छा, जब पहली बार लूप चला तो हमारे पास एस की वैल्यू कितनी है, 0। आर मुझे पता नहीं क्या है क्योंकि आर मैंने इनिशियलाइज नहीं किया, तो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अच्छा, एन की वैल्यू 0, एन की वैल्यू तो पहले से सेट हो रखी है यहाँ से, लेकिन आर की वैल्यू कहीं सेट हुई है यहाँ पे, अभी यहाँ तो नहीं हुई है, तो आर की वैल्यू मुझे पता नहीं है, ठीक है। और एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3 4 7। तो कच्चा, तो हमारे पास क्या है, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या 3 4 7 बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, बड़ा ही होता है। तो बड़ा होता है, बराबर छोड़ दो, बड़ा तो है, कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने का मतलब क्या है, लूप के अंदर जाएगा। तो r इज इक्वल टू n मॉडुलस 10, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 3 4 7 को 10 से डिवाइड कर दो, 10 से, ठीक है। तो 34 जा 340, रिमाइंडर क्या आया हमारा 7, तो आंसर आएगा यहाँ पे
7। ठीक है, इसमें किसी को कन्फ्यूजन 7 कहाँ से आया? ठीक है, ऐसे करके देखोगे कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। अच्छा, s इज इक्वल टू एस प्लस आर, तो s की वैल्यू कितनी है 0 प्लस r की वैल्यू कितनी है 7, तो फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या बची 7। ठीक है, अब मैंने बोला n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 347 डिवाइडेड बाई 10 जो अराउंड आता है 34.7 और फाइनली बच जाएगा 34। इसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू अप्रोक्स नहीं, डेटा टाइप उसका इंटीजर है ना, इंटीजर में डेसिमल लेता ही नहीं वो, तो एलिमिनेट कर देगा। 7 को उसने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अच्छा दोबारा लूप चलेगा अब, क्योंकि ये खत्म हो गया, यहाँ से लूप क्या जाएगा वापस जाएगा। तो जब वापस जाएगा तो हमारे पास कुछ नई वैल्यू आ जाएंगी। s की वैल्यू 7, ठीक है। अच्छा, r की वैल्यू कितनी थी 7 थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, r से हमें इतना मतलब नहीं है। अच्छा, n की वैल्यू अब चेंज हो गई है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। n की वैल्यू चेंज हो गई, देखो s की वैल्यू भी चेंज हो गई, n की वैल्यू भी चेंज हो गई, ये चीज़ ध्यान में रखिए। ये चीज़ ध्यान में रखोगे तो ज़िंदगी भर लूप चलाते रहोगे कि वो 347 से फिर 34 हुआ, फिर 347 से 34 हुआ। फर्स्ट लूप में जो वैल्यू जाएंगे उसको सेकंड में रखना है और सेकंड से वैल्यू थर्ड में रखना है, ऐसे करके जाना। ड्राई लाइन यही होता है, आप वैल्यू पुट करते जाओ, साथ साथ आंसर आता रहेगा। तो क्या n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि क्या 34 बड़ा है या बराबर है 0 के, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है। ठीक है, ट्रू है तो फिर r की वैल्यू क्या होगी, देखो r में ओवरराइट हो रहा है और n में भी ओवरराइट हो रहा है, तो r इज इक्वल टू क्या है n डिवाइडेड बाय n मॉडुलस 10, यानी कि 34 को डिवाइड कर दो 10 से, तो 10 3 जा 30, रिमाइंडर क्या बचा, तो आंसर क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप में s इज इक्वल टू एस प्लस आर, तो s की पुरानी वैल्यू कितनी है 7 और r की नई वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये वैल्यू ओवरराइट होगी, इसको ना लिखो तो अच्छा है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आप। ठीक है, इसको मत लिखो तो अच्छा है, क्योंकि r की वैल्यू क्या हो रही है, नई वैल्यू जनरेट हो रही है विद इन अ प्रोग्राम, और पहले उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो 7 + 4 कितना हुआ 11, और n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 34 डिवाइडेड बाई 10, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3.4, और फाइनली बच जाएगा आपके पास 3। सर मतलब इसमें 3.8 होगी तो उसको 4 लेंगे कि 3 लेंगे? नहीं, 3.9 भी होगा तो 3 आएगा, डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू होगी वो छोड़ देगा उसको। ठीक है, तो अब हम तीसरी बार लूप चलाते हैं थर्ड टाइम, तो हमारे पास s की वैल्यू कितनी आ गई है 11, n की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, s n लेते हैं, r को छोड़ देते हैं, वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो क्या n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि 3 जो है बड़ा या बराबर है 0 के, तो कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने का मतलब क्या है, r ये वाला स्टेप आएगा, तो 3 मॉडुलस 10, आंसर आएगा 3। क्यों आएगा, क्योंकि 3 जो है 10 से छोटा है और इंटीजर है, तो जब भी छोटी वैल्यू इंटीजर होती है और उसको हम 10 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर देखते हैं, तो रिमाइंडर वही वैल्यू आ जाती है, क्योंकि वो पॉइंट लगाने देता नहीं है, इंटीजर में पॉइंट का मतलब नहीं है, तो वही वैल्यू वापस आ जाएगी। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें ऐसा नहीं करना कि 3 और 10 अब ये क्या होगा, तो यहाँ डेसिमल लगाया 0 ना, इसमें आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, अगर 10 से छोटा कोई भी नंबर है तो वही उसका आंसर होगा, क्योंकि वो डिवाइड करने नहीं देगा, डेसिमल लगाने देने का, बिना डेसिमल के मेरा काम नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा s इज इक्वल टू एस प्लस आर, तो s की वैल्यू कितनी है और r की वैल्यू कितनी है, ये 15 कहाँ से आएगा 14। n इज इक्वल टू क्या होगा n डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 0.3 विच फाइनली बिकम 0, 3 थोड़ी, विच फाइनली बिकम 0, तो ये इज इक्वल टू हमें हटाना पड़ेगा, नहीं तो लूप एक और बार चल जाएगा। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू, n इज ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है, ओके, तो अब लूप एक और बार चलेगा,
चौथी बार जब लूप चलेगा s की वैल्यू 14 होगी, n की वैल्यू होगी 0। तो कंडीशन चेक होगा क्या n ग्रेटर देन है 0, क्या 0 खुद से बड़ा है, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने का मतलब है लूप टर्मिनेट हो जाएगा और आपका प्रोग्राम वहीं खत्म हो जाएगा। इसमें किसी को जरूरत नहीं है, अगर पता चल जाता है कोड लिखना पड़ेगा। नहीं, लिखना जरूरत नहीं है, वो समझने के लिए होता है। ये ड्राई रन कहीं नहीं लिखना, आप लोगों ने एग्जाम में कहीं नहीं लिखना, ये आपने समझने के लिए। तो 4 स्टेप लिखो ना लिखो अपनी मर्जी है, मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि क्लियर रहे कि क्यों लिखा है। ठीक है, जैसे मुझे कन्फ्यूजन हुआ था, अभी देखो यहाँ मैंने इक्वल टू लगाया था, लेकिन 4 स्टेप में मुझे खुद ही क्लियर हो गया कि नहीं, वहाँ जरूरत नहीं है। तो ऐसे आपके भी फंडे खुद से क्लियर होंगे, बिना ड्राई रन के क्लियर नहीं होंगे। मैंने इक्वल टू लिखा दिया, आप लोग भी इक्वल टू चलाओगे, वो चलता रहेगा जिंदगी भर, क्योंकि खत्म नहीं होगा ना। देखो अब 0 के आगे क्या होगा, 0.0, तो 0 है, जिंदगी भर 0 रहेगा, इन्फिनिट लूप जाएगा, इसीलिए इजिकल टू नहीं लगाएंगे। तो वो क्लियर कैसे होगा, इसी से तो होगा। मैं कौन सा रट के बैठा हूँ प्रोग्राम, ठीक है। मैं अगर रट के बैठ गया तो किसी ने उसमें एक चीज आगे पीछे कर दी, हो गया, फिर मैं किताब ढूंढता रहूँगा, नेट पे ढूंढता रहूँगा, अरे इसका आंसर क्या होगा। तो ये रटना नहीं है, ये चीज़ें रटोगे तो थोड़े टाइम के लिए तो याद होंगे, फिर उसके बाद खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, कोई कुछ पूछेगा तो। ये वाला क्वेश्चन था, इस तरीके का ट्रायंगल बनाना था। इसको अगर हम रन करेंगे तो आउटपुट आपका जैसा हम चाह रहे वैसा आ रहा था, उस टाइम तो आ रहा था, अभी का भरोसा नहीं, अभी मूड खराब हो जाए इसका। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आउटपुट चाहिए था हमें और ऐसे आउटपुट आ रहा था। ठीक है, अब इसमें जो लॉजिक लगा रखा, प्रोग्राम लगा रखा, वो समझो क्या है। जो पहला जो लूप है, ये लूप स्पेस प्रिंट कर रहा है। कौन सा स्पेस, ये वाला स्पेस, ये जो शुरू में स्पेस दिख रहा है ना आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस प्रिंट कर रहा है। कौन सा लूप, ये वाला लूप। ठीक है, तो इसमें हमने ये वाला जो लूप है, ये तो बना रहा है आपके नंबर ऑफ रोज, 1 2 3 4 5, इसलिए 5 तक लूप चला है। देखो ये वाला जो सबसे पहला लूप चला है वो बना रहा है नंबर ऑफ रोज। तो कितने रो है, 1 2 3 4 5 रो है, तो इसलिए ये लूप हमने चलाया 1 से लेकर 5 तक, ये तो रो बना रहा है। अब हर रो के अंदर मुझे स्पेस चाहिए, जैसे जैसे मैं एक एक रो में जाऊंगा वैसे वैसे मुझे हर रो में क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। तो स्पेस कितना चाहिए, 5 से लेकर i तक, यानी i की वैल्यू जितनी आएगी उतनी तक। ठीक है, इस वाले में 5 का स्पेस है, i की वैल्यू 2 आएगी तो 5 से 2 चलेगा, यानी 4 का स्पेस होगा। यहाँ पे ij की वैल्यू है क्या, ij की वैल्यू यही सेट हो रही है, मतलब है क्या ij की, ij के लिए वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल मतलब कंटेनर होते हैं, मेमोरी लोकेशन होती है। i की जगह पे तो दूसरे वाले लूप पे तो पूरा चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज नहीं होगा, हाँ प्रोग्राम चेंज हो जाएगा, लेकिन वर्क वैसे करेगा। इनको ABCD इसलिए नहीं रखते ना, क्योंकि ABCD क्या है कि कई प्रोग्राम में लूप के साथ आप वैल्यू भी इनपुट लेते हो यूज़र से, जैसे इसमें तो नहीं ले रहे, लेकिन कहीं लेते हैं। अब मैंने वैल्यू इनपुट के लिए B लिखा है और लूप चलाने के लिए A लिखा है, और मैं खुद ही कन्फ्यूज हो रहा है A कौन सा था B कौन सा था। तो प्रोग्रामर खुद कन्फ्यूज होगा तो यूज़र तो फिर पागल ही हो जाएगा, क्या बनाया प्रोग्राम, प्रोग्रामर खुद ही सर खुद जाए क्या बनाया भाई मैंने। ठीक है, तो इसलिए हम IJKL ले लेते हैं, लूप के लिए अलग एकदम नीचे चले जाते हैं ABCD छोड़ के। तो पहला जो लूप चल रहा है ये बता रहा है कितने रो बनेंगे, तो 5 रो बनेंगे, 1 से लेकर 5 तक है। दूसरा जो लूप चल रहा है ये वाला लूप बता रहा है कि कितना स्पेस आएगा आगे, उतना स्पेस आएगा। अब ये जो स्टार है ना, ये 2 हिस्सों में बंटे हैं। एक हिस्सा ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हिस्सा ये है, और एक हिस्सा ये अलग है। ठीक है, ये जो है ये और ये हिस्से अलग है और ये हिस्सा अलग है। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल को 1 से चलाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पे वो 2 स्टार प्रिंट कर देगा। तो मैं उसको 2 से चला रहा, यानी इसका 2 से 1। देखो इस वाले में, इस वाले के रो कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, लेकिन इस वाले के 1 2 3 4 ओनली 4 रो है। तो इसलिए इसको 2 से i तक चलाया जा रहा है, यानी i की जो भी वैल्यू आएगी उतने तक चलाया जा रहा है। ठीक है, तो इस वाले में यही ध्यान रखना है कि आपने ये जो है ये कितने हिस्सों में टूटा है, आपका 1 2 3 4 हिस्सों में टूटा है, और जो लास्ट वाला हिस्सा है उसमें आपको 2 से चलाना है, एक आगे से चलाना है। ठीक है, तो ये इसमें इस तरीके से बनेगा। बाकी स्पेस अपने हिसाब से देना है,
कि यहाँ पे अगर आपने 2 स्पेस दिए है तो फिर सब में एक एक स्पेस आपको देना पड़ेगा, तब वो थोड़ा खुल खुल के आएगा, नहीं तो और चिपक के आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जनरली आता नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो फिर आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए कैसे इसको बना सकते हैं। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड है। जो आई था, आई का काम था, आई का काम था रो बनाने का, 5 रो बनाएंगे। और जे जो है वो कॉलम बना रहा है, ये कुछ नहीं बना रहा है, ये सिर्फ धक्का मार रहा है। तो ये कॉलम है और ये भी कॉलम है, दोनों कॉलम बना रहे हैं, लेकिन ये कॉलम किसके बना रहे हैं, इतने हिस्से के, और ये वाला जो लूप है ये कॉलम किसके बना रहे हैं, इतने पीछे वाले हिस्से के। ठीक है, यानी ये जो कॉलम बना रहा है, देखो रो तो हमने बना दिया इससे, लेकिन ये जो कॉलम बने कि पहला 1 है, फिर 2 कॉलम, फिर 3 कॉलम, फिर 4 कॉलम, फिर 5 कॉलम, तो ये किससे बना आपका, जे वाले लूप से। और रो और कॉलम इतना जरूरी है वो समझने के लिए। ठीक है, और ये जो एल वाला लूप है वो क्या कर रहा है, वो ये वाले कॉलम बना रहा है, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो मुझे इसको 4 तक ही रोकना है, शुरू में 2 स्टार नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इसको 2 से चलाया। ठीक है, चलो इसमें अब हम देख लेते हैं कौन सा, सम ऑफ डिजिट। मेरा भी ये बनता है। ठीक है, वाइड मेन आपका आ गया। अब इसमें क्या क्या चाहिए था हमें, एक तो नंबर चाहिए था, एक रिमाइंडर चाहिए था और एक सम चाहिए था, और सम को हमेशा 0 करना है, ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, प्लस माइनस होगा तो 0, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1, प्लस माइनस होगा तो 0 और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 सेट करना है। चलिए अब आते हैं इनपुट में, एंटर एन नंबर, तो नंबर हमारे पास आ गया है स्कैन एफ। क्योंकि डेटा टाइप हमारे पास क्या है, इंटीजर है, तो क्या आएगा, परसेंटेज डी आएगा, और कहाँ जाएगा, एड्रेस ऑफ एन में चले जाए, यानी एन के मेमोरी एड्रेस के अंदर चले जाए। अब लूप चला दो इसमें, वाइल कब तक चले, जब तक एन बड़ा रहे 0 के, जैसे वो 0 के बराबर हो जाए या 0 से छोटा हो जाए तो लूप आपका ख़त्म हो जाए। तो r इजिकल टू आर मॉडुलस n, यही था, n मॉडुलस 10 है, s इजिकल टू s प्लस आर, जो रिमाइंडर आया उसको जोड़ दो, और n इजिकल टू n डिवाइडेड बाई 10। प्रिंट एफ इक्वल टू परसेंटेज डी, और किसके अंदर है, एस के अंदर है। ठीक है, तो सेव कर लेते हैं इसे सम ऑफ डिजिट के नाम से। जब भी सेव करेंगे डॉट सी लिखना ज़रूरी है, नहीं लिखोगे तो क्या होगा, प्रोग्राम रन नहीं होगा, सीपीपी हो जाएगा। तो देख लेते हैं, कोई भी एक नंबर डाल देते हैं। मैंने डाला 3 2 4 5, तो 14 आ गया, ठीक आ रहा है, 5 4 9 2 11 12 13 14, ठीक आ रहा है, 14 आ रहा है। तो जरूरी नहीं 3 डिजिट का नंबर ही डालोगे, 5 डिजिट का डालो, 10 डिजिट का डालो, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसको ले लेगा। ठीक है, वैसे तो जो ट्रेडिशनल सी प्रोग्रामिंग होती है उसमें 32,000 से ऊपर लेता नहीं है, क्योंकि इंटीजर की लिमिट होती है, लेकिन यहाँ आपका डेव C++ में आराम से ले लेता है। ठीक है, आप बड़ा नंबर भी डालोगे उसको भी ले लेगा वो। क्योंकि प्रोसेसर अब आपके 32 बिट के 64 बिट के आने लगे, तो आराम से मेमोरी को हैंडल कर लेते हैं, पहले जैसी दिक्कत आती नहीं है। ठीक है, तो सही आ रहा है, गलत लग रहा है मेरे। 5 5 10 10 4 14 15 16 17 18 19 19 और ठीक है 30 है, सही है। चलिए सब बना लीजिए, सबका बन जाएगा, फिर बताना, फिर इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये वाइल हो गया, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये सब क्या लिखना है, स्मॉल लेटर में। कैपिटल लेटर का यूज़ बहुत कम करना है। हाँ, ये डबल कोट्स के अंदर आप जितना चाहे उतना कैपिटल वर्ड यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन नॉर्मल जो कैपिटल लिखोगे वो स्मॉल लेटर में लिखना है। 99% प्रोग्रामिंग स्मॉल लेटर में लिखी जाती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? राइट अ सी प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स एनी नंबर एंटर बाय यूजर। ठीक है, यूजर कोई भी नंबर डालेगा और मुझे क्या करना है, उसको रिवर्स कर देना है। ठीक है, तो नंबर मेरे पास है, सम भी है, आर भी है, एंटर एनी नंबर, नंबर आ गया। तो इसमें कुछ नहीं करना, बस 10 मल्टीप्लाई कर दो, हो गया काम। ठीक है, आर इंटू 10 और आपका नंबर रिवर्स हो जाएगा। तो देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा रिवर्स। कभी एक आउटपुट नहीं आ रहा, कभी तीन तीन आ जा रहे एक साथ। ठीक है, तो मैंने डाला 1 2 3। अच्छा, सम ऑफ डिजिट आ रहा है, तो रिवर्स ऑफ नंबर इज इक्वल टू सम की जगह क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो एच स्टार 10 प्लस आर, इसको ब्रैकेट में डाल दो और फिर इसको देखते हैं अब सही आ रहा है कि आ रहा आंसर। एच स्टार 10 प्लस आर, जो सम है उससे 10 गुना बढ़ा दो और इसमें रिमाइंडर ऐड कर दो। तो नंबर डालो, मैंने डाला 1 2 3 4, तो आंसर आना चाहिए 4 3 2 1। सर यहाँ पे चलिए। ठीक है, तो नंबर डाला मैंने 1 2 3 4 और 4 2 3 1, सही आ रहा है, हो गया रिवर्स, बिल्कुल एकदम उल्टा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, एस स्टार 10 प्लस आर। ठीक है, अभी इसका मैं ड्राई रन आपको नहीं बताऊंगा, इसका ड्राई रन आप लोग खुद करो, जैसे अभी किया था वैसे ही है। अब ये देखो कि 123 का 312 कैसे बन जा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, एक बार आप लोग ड्राई रन करके देखो, तभी समझ में आएगा ये। ठीक है, नंबर चाहे तो ये डाल लेना जो इसमें आ रहा है। मैंने डाला 1 2 3, 123 डाला और वो 321 बन गया। ठीक है, तो ये इसमें वैल्यू पुट करो और ड्राई रन करके देखो कि वो 321 बन रहा है कि नहीं बन रहा। चलो ड्राई रन खुद से करो एक बार। ठीक है, अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में किसी को शंका, कोई समस्या? सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको लूप लॉजिक में वैल्यू पुट करनी है और आपका लूप चल जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कौन सा, पैलिंड्रोम वाला। तो राइट अ प्रोग्राम टू चेक एंटर नंबर इज स्पेलिंग चेक लेना, इज नॉट पैलिंड्रोम और नॉन पैलिंड्रोम, यानी चेक करना है नंबर है वो नॉन पैलिंड्रोम है या है। तो इसमें हमने कुछ नहीं करना, बाहर आके चेक करना है कि जो नंबर था क्या वो इक्वल टू है। आप किससे कंपेयर करेंगे, देखो रिवर्स और पैलिंड्रोम वाले में एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सी, यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है कि कोई भी एक वेरिएबल ले लो, s इज इक्वल टू n, यानी जो नंबर है s नहीं लो, कुछ और ले लो, p ले लो। चलो ये जो नंबर है ना n, जो ओरिजिनल नंबर है, अब ये ओरिजिनल नंबर लूप कब टूट रहा है, जब ये ओरिजिनल नंबर 0 रहे तभी लूप टूट रहा है। देखो जो n हमने यूजर से लिया ये वाला नंबर, तो ये नंबर तो आखिरी में क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस ये नंबर आखिरी में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तभी लूप टूटता है। तो मैं यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकता उसको, n इज इक्वल टू s नहीं कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि n को अगर मैं s से कंपेयर करूंगा तो n तो 0 हो गया, तो इसीलिए मैंने क्या किया, n की वैल्यू p में डाल दी, तो मैं p को कंपेयर कर सकता हूँ। ठीक है, सपोज मान के चलो कि यूजर ने यहाँ डाला 1 2 3,
तो इस केस में क्या हुआ, P में कितना कॉपी हो गया, P इजिकल टू 1 to 3 हो गया। ठीक है, इस साइड का वेरिएबल रहेगा, इस साइड की वैल्यू बन जाएगी, बताया था मैंने। इस साइड का तो हमेशा वेरिएबल रहेगा, लेकिन इस साइड का जो होगा वो अपनी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो n किस में कन्वर्ट हो गया, 1 to 3 में। तो P के अंदर आ गया 1 to 3। अब जब हमने ये पूरा का पूरा लूप चलाया, नंबर को उल्टा किया, तो उल्टा करने के बाद हमारी n की वैल्यू कितनी बचती है, 0 बचती है, तभी तो लूप खत्म होता है। अगर n की वैल्यू 1 2 होगी तो लूप खत्म नहीं होगा। तो अगर मैं इस s को n से कंपेयर करूंगा तो वो हमेशा गलत ही आएगा। क्यों, क्योंकि वो तो 0 हो रहा है। तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू किसके अंदर थी, P के अंदर। तो मैं P को S से कंपेयर कर रहा हूँ, जो वैल्यू उल्टी हो रही है, S के अंदर रिवर्स होके सेव हो रही है ना। तो मैं P को किससे कंपेयर कर रहा हूँ, S से कंपेयर कर रहा हूँ। अगर ऐसा होता है तो आप लिखोगे कि printf नंबर इज पैलिंड्रोम। ठीक है, एल्स एक स्पेलिंग सही नहीं, एल्स नंबर इज नॉन प्रिंट। इसमें हमने सम प्रिंट नहीं करना है, इज नॉन। तो इसमें हमने बस ये देखना है कि वो जो नंबर है, अगर मैं उसको उल्टा करके भी प्रिंट करता हूं तो वो वही नंबर आता है, तो वो पैलिंड्रोम है, नहीं तो नॉन पैलिंड्रोम है। और वो कब होगा, जब वो नंबर जो ओरिजिनल नंबर था और जो हमारा सम आया, ये दोनों अगर बराबर होंगे तब क्या होगा, पैलिंड्रोम होगा। ठीक है, सिंगल इक्वल टू क्या होता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, एक की वैल्यू दूसरे में डाल देता है। और डबल इक्वल टू क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। इसका मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये होता है इज इक्वल टू, यानी जब हम दो चीज को कंपेयर करते हैं तो 2 बार इक्वल टू लगाएंगे, और जब हमें एक की वैल्यू दूसरे में डालनी होगी तो हम सिंगल इक्वल टू लगाएंगे। ठीक है, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। तो चेक कर लेते हैं प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो रन करके देख लेते हैं, कंपाइल हो रहा है नहीं हो रहा। शॉर्टकट की F11 है, आप F11 प्रेस करके कंपाइल कर सकते हैं उसको। तो मुझे लग नहीं रहा है कंपाइल हो रहा है एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन F11। स्पेलिंग गलत है, प्रिंट PRINTF, एरर भी तो नहीं बता रहा हो। चलो इसको बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ नंबर मांगेगा मुझसे, कोई भी नंबर डाल दो। तो मैंने डाला 1 2 1 2 1 1 1 2। ठीक है, तो ये नंबर पैलिंड्रोम है, इसे उल्टा करोगे तब भी वही नंबर आएगा, उल्टा करोगे तब भी वही नंबर आएगा। अब मैं कोई नॉर्मल नंबर डाल के देखता हूँ जो नॉन पैलिंड्रोम है। चल जाओ, ये i7 में ऐसे हालत है। तो 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, नॉन पैलिंड्रोम, क्योंकि इसको उल्टा करोगे तो क्या आएगा, 5 4 3 2 1, तो कंपेयर होगा नहीं दोनों। ठीक है, तो ये बिल्कुल रिवर्स वाला ही प्रोग्राम है, बस इसमें क्या करना है, आपने ओरिजिनल वैल्यू को रिटेन करके रखना है, और जब उसको रिटेन करोगे तो नीचे कंपैरिजन उसी के साथ करोगे जिसमें आपने ओरिजिनल वैल्यू को रिटेन किया है। P हो सकता है, A हो सकता है, B हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस उसकी एक कॉपी बना देनी है, क्योंकि कंपेयर करने के लिए मुझे ओरिजिनल वैल्यू चाहिए ना। ओरिजिनल वैल्यू तो क्या होती है, 0 से छोटी हो जाती है, जो n की वैल्यू होती है वो तो 0 हो जाती है, तभी तो हम लूप से बाहर आ पाते हैं, नहीं तो लूप से बाहर आ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये उतार लीजिए, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा कोड है। ये वाली लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन आप ध्यान रखिएगा, इसमें ये लाइन आपको देनी है। कॉपिंग ठीक है, कॉपिंग ओरिजिनल
ORGINAL ओरिजिनल वैल्यू इनटू थर्ड वेरिएबल, किसी तीसरे वेरिएबल में हम ओरिजिनल वैल्यू को कॉपी कर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ हम लिख सकते हैं, ये कमेंट होते हैं अपने समझने के लिए होते हैं, ठीक है। ठीक है, ये लाइन मैंने लिख दी है, आप लोग भी लिख सकते हैं ताकि आपको बाद में प्रोग्राम देखे तो समझ में आ जाए कि कंपेयरिंग विथ थर्ड वेरिएबल एज n इज 0, n 0 होता है तभी लूप टूटता है। तो मैं अगर 0 से कंपेयर करूंगा तो सारे नंबर और नॉन पैलिंड्रोम में दिखाएगा। और s कौन सा है, जिसके अंदर हमारा सम स्टोर होता है, जो रिवर्स नंबर को होल्ड करके रखता है, ठीक है। उतार लीजिए। और आखिरी क्वेश्चन बचता है, उसमें भी कुछ नहीं करना, r को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, नंबर का स्क्वायर हो जाएगा, जो आखिरी नंबर आता है उसका क्यूब करना है हमने, तो r इंटू आर इंटू आर। देखो ये प्रोग्राम आपको इसलिए सिखाए जाते हैं कि ये नहीं कि आप पैलिंड्रोम निकालो, कहीं काम नहीं आता पैलिंड्रोम, ठीक है। ये इसलिए सिखाया जाता है कि आप लॉजिक कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे लॉजिक बनाना है, कैसे लॉजिक को तोड़ना है। जैसे मैथ्स पढ़ाई जाती है तो इसलिए तो पढ़ाई जाती है कि आपको जोड़ना घटाना आ जाए, वैसे ये प्रोग्रामिंग इसलिए कराई जा रही है ताकि आपको नंबर के साथ कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे उसके साथ काम करना है, वो सीख जाए। ठीक है, लास्ट एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आज का सेशन खत्म करेंगे। तो मैं इसको कॉपी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो इससे ज़्यादा बढ़िया चलेगा पहले वाले से, क्योंकि उसमें n स्टार 10 नहीं करना, हमें लास्ट वाले जो भी नंबर टूट के आ रहा है उसका क्यूब करना है। राइट अ प्रोग्राम to check चेक करना है जो नंबर डाला है वो आर्मस्ट्रांग नंबर है, आर्मस्ट्रांग नहीं, आर्मस्ट्रांग नंबर है, ठीक है। आर्मस्ट्रांग तो आदमी का नाम भी हो सकता है, नील आर्मस्ट्रांग, लैंस आर्मस्ट्रांग, नंबर आर्मस्ट्रांग कैसे हो सकता है, आर्मस्ट्रांग नंबर और नॉट, ये चेक करना है। अच्छा, चेक जहां भी चेक वाला आएगा तो चेक में आप ध्यान रखेंगे कि ओरिजिनल नंबर की कॉपी बनानी है, ठीक है। यानी जहां भी कंपैरिजन वाली बात आएगी वहां पे हमें ओरिजिनल नंबर की कॉपी बनानी है, क्योंकि कंपेयर करना है ना। तो हमारा जो आखिरी डिजिट था वो किस में आ रहा था, आर में आ रहा था, तो आर का हम क्यूब कर देंगे, आर इंटू आर इंटू आर, आर का क्यूब हो गया। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आर इंटू, बस ये हो गया। हमारा जो लास्ट का नंबर आ रहा था हम उसका क्यूब कर दे रहे हैं और उसको सम में जोड़ दे रहे हैं, ये तो था आर्मस्ट्रांग नंबर। अच्छा, आर्मस्ट्रांग नंबर का जब आएगा तो उसमें एग्जाम्पल भी लिखाएगा पक्का, जैसे 153, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब। अब इसमें क्यूब मैं कैसे लिखूं, ठीक है, एक्सपोनेंट का साइन आता है, यहीं से तो आता है, ये है, ये होता है एक्सपोनेंट का साइन, 1 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, एक्सपोनेंट का साइन ये होता है 3 की पावर 3, मल्टीप्लाई होंगे तो फिर तो पता नहीं क्या आ जाएगा, प्लस सम ऑफ डिजिट ही है बस, ये है, तो ये 153 आ रहा है। इस तरीके से एग्जाम्पल दिया जाएगा, एग्जाम्पल पक्का देंगे, ठीक है, क्योंकि आर्मस्ट्रांग किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट वो एग्जाम्पल देख के प्रोग्राम, जो 3-4 क्वेश्चन आएंगे हर किसी का एग्जांपल देके बताएंगे,
इस तरीके से करना है। जनरली दिया रहता है एग्जाम, क्योंकि देखो आर्मस्ट्रांग नंबर तो नया चीज है ना, आप जरूरी थोड़ी है कि आपको याद है आर्मस्ट्रांग नंबर क्या है। तो बच्चा ऑब्जेक्शन उठा सकता है, सर आर्मस्ट्रांग नंबर क्या है, हमने तो पढ़ा ही नहीं। लेकिन ये है कि जिसको प्रोग्रामिंग आती है वो ये एग्जांपल देख के लॉजिक बना सकता है, जिसको प्रोग्रामिंग आती है वो एग्जांपल देख के लॉजिक बना लेगा। वो देखेगा कि नंबर पहले डिजिट को तोड़ दिया गया, उसका क्यूब कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें लास्ट में क्या होगा, ये लाइन हट जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं। चेक होगा क्या, वही आपका जो अभी हमने किया था, क्या एस और पी बराबर है। अगर बराबर है तो आप लिख दोगे कि printf entered number is Armstrong। ठीक है, else enter number is non-Armstrong number, not a, नॉट आएगा एन आएगा, नॉट एन आएगा, वॉवल है, नॉट एन आएगा, ए है ना उसका, वॉवल है एन। ठीक है, वाइड मेन बंद हो गया यहाँ पे। अच्छा, ब्रैकेट का ध्यान रखना है, वाइड मेन का ब्रैकेट कहाँ बंद होगा, वाइल का ब्रैकेट कहाँ बंद होगा, ये बॉडी होती है इसकी। ठीक है, और जिसकी बॉडी होती है उसके पीछे यहाँ टर्मिनेट नहीं किया जाता। जैसे हम हर लाइन टर्मिनेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे वाइड मेन को, क्योंकि इसकी बॉडी है। वैसे वाइल लूप को क्यों नहीं बंद कर रहे, इसकी भी बॉडी है, और इफ़ को भी बंद नहीं कर रहे क्योंकि इसके बाद भी स्टेटमेंट आ रहे हैं। इसकी बॉडी हमने बनाई नहीं क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है, मल्टीपल होते तो इसकी बॉडी बनाते। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं ड्राई रन क्या करना है इसका। तो एक ही लॉजिक है, कितने बार बनाओगे। ड्राई रन की क्या जो होता है, इससे तो सिंपल है, आर का क्यूब भी तो कर रहे हैं हम, इसमें कौन सा कुछ नया कर, बाकी एस प्लस हो ही रहा है उसमें। तो नंबर हम डाल देते हैं, वाई 153 157 भी होता है शायद, तो 157 आर्मस्ट्रांग नहीं है, चलो 153 देख लेते हैं। आर्मस्ट्रांग नंबर आपके काफ़ी कम होते हैं। आर्मस्ट्रांग नंबर तो ये होते हैं, देखो 153 तो चल ही रहा है, ये एग्जाम्पल इसका 153 है, 370 है, 1634 है, ज़्यादा नहीं होते मेरे ख्याल से, तीन चार ही होते। 123 नहीं है नॉन आर्मस्ट्रांग नंबर। 1 डिजिट में तो 0 से 9 सारे नंबर आर्मस्ट्रांग है। ठीक है, 3 डिजिट में कौन से हैं, 153 37, फिर 4 डिजिट में भी है, 5 डिजिट में भी है। तो हम 3 डिजिट तक 4 डिजिट तक रहेंगे, उससे आगे जाएंगे। ठीक है, तो 370 हो गया, 371 हो गया, 407 ये आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो याद डाल के देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही चला कि नहीं। तो मैं 370 डाल के देख लेता हूँ, तो नॉन आर्मस्ट्रांग नंबर इस आर्मस्ट्रांग नंबर सही आ रहा है। अब दूसरा कोई और नंबर डाल के देखते हैं, पता चला उसमें आ रहा है आर्मस्ट्रांग नंबर है, तो चेक कर लेते हैं सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं डालता हूँ 123 तो नंबर इज नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर, यानी हमारा प्रोग्राम सही है। ठीक है, तो उतार लीजिए प्रोग्राम, ज़्यादा कुछ है नहीं, लॉजिक सिंपल से है, नंबर को तोड़ो, उसको सब में ऐड कर दो, और फिर जो नंबर हमने तोड़ के सब में ऐड कर दिया उसको उस नंबर से रिप्लेस हटा दो। हटाने का तरीका क्या है, उसको डिवाइड कर दो, डेसिमल में आएगा, लास्ट वैल्यू हट जाएगी। ठीक है, सिंपल सा है, नंबर को तोड़ो, तोड़ने का तरीका क्या है, उसको डिवाइड कर दो, रिमाइंडर निकाल दो, रिमाइंडर वैल्यू को सब में ऐड कर दो, और जो नंबर हमने सब में ऐड कर दिया उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, क्वोशिएंट या डेसिमल में आएगा वो, तो लास्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली एक एक करके हटनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके 4 क्वेश्चन बन गए एक लॉजिक में।
हाँ हाँ, अब तो टाइम भी हो गया तो ठीक है। तो ये आपके एक लॉजिक में 4 क्वेश्चन बनते हैं और इन चारों में से एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, ठीक है। कई बार तो 2-2 क्वेश्चन आ गए इस सेम लॉजिक। तो लॉजिक इसमें ज़्यादा कोई खतरनाक वो नहीं है, हाईटेक वाईटेक वाला सिंपल सा लॉजिक है। बस आपको इस चीज़ का क्लियर होना चाहिए कि ये मॉडुलस है और ये डिवीजन है, ठीक है। अगर 2 नंबर का होगा तो 1 into 2 प्लस 2 into 2 कहाँ पे? इसमें जैसे 12 होगा तो 1 into 2 फिर प्लस 2 into 2 ना। 12 होगा तो क्या होगा कि 2 into 2 into 2 प्लस 0 यहाँ होगा ना। जैसे 12 है तो 12 में क्या आएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 1 जा 10, रिमाइंडर कितना बचा 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा और वो 0 में ऐड हो जाएगा, 0 सम है। फिर 1.2 हो जाएगा तो 2 निकल जाएगा, 1 बच जाएगा। फिर यहाँ 10 को डिवाइड करेंगे हम 1 से तो 1 ही आ जाएगा, क्योंकि छोटा नंबर है, डेसिमल लगेगा ना। 12 कैसे होगा? आम नहीं होगा ना, ये भी पूछना था। हाँ तो नहीं होगा, 8 प्लस 1 नहीं होगा 9 होगा वो। आर्मस्ट्रांग नंबर तो आपके ये है ना, देखो ये है स्टार्ट 1 डिजिट में 0 से 9 तक सारे आर्मस्ट्रांग नंबर है। सेकंड में तो है। सिंबल से बात है, 0 से 9 क्यूब करो उसका, 2 डिजिट नहीं है, 2 वाले हो गए। फिर ये 153 है, ये है बड़े में, ये 5 डिजिट, ये और भी होंगे उसमें, ठीक है। उतार लीजिए और इसका एक ड्राई रन खुद से करने की आदत डालिए तो आपको आसानी से प्रोग्राम समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं।